Welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study, and today we are going to cover the Industrial Dispute Act 1947. In this session we are going to cover the settlement machineries. So let's begin with the today's session. So first we will see what exactly means the industry. Industry क्या होती है? It means any business, trade, undertaking or calling employers, and it includes the calling of employment or avocation of workmen. ये तो definition हो गई, इसको याद करने के लिए BTUC you can remember business, trade, undertaking and calling employers जो होते हैं. But ये जो industry की definition prove करने के लिए एक कोर्ट, एक famous केस सुप्रीम कोर्ट में पाई थी, दैट इज़ द वाटर बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा. इसमें टू प्रूव वेदर इट इज़ इंडस्ट्री और नॉट ट्रिपल टेस्ट कंडक्ट की थी. ट्रिपल टेस्ट मतलब 3 टेस्ट. उसमें से पहली टेस्ट की पहले वो चेक करना कि इज़ देयर एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी. सेकेंड टेस्ट कि वेदर देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, whether it has been carried out to satisfy the general human want. अगर ये 3 टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो दैट पर्टिकुलर बिजनेस और ट्रेड इज़ व्हाट द इंडस्ट्री. नाउ वी विल सी द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. हमें डिस्प्यूट्स पता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट. बट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या है? जो डिस्प्यूट हमारे फ्रेंड के साथ, घर वालों के साथ, कलीग के साथ होते हैं. बट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज़ समथिंग डिफरेंट. तो वो क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स the any disputes or the difference opinion in between the employers workmen and workmen. यहाँ पे देखो जो डिफरेंट ओपिनियन है एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर्स वर्कमैन के बीच में एंड वर्कमैन में के बीच में अगर डिफरेंसेस है, but it is related or connected with what? Employment, non-employment, terms of employment or any condition of the labor or any other person. So ये इसको बोला जाता है disputes. आपका काम से रिलेटेड है, कंडीशन से रिलेटेड है, काम के कंडीशन से रिलेटेड अगर डिफरेंस ओपिनियन है तो उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोला जाएगा. तो स्पेशली यहाँ पे फोकस करने वाले पॉइंट्स है कि देयर शुड बी अ स्पेसिफाइड पार्टी, जो हमने अभी देखी कि एम्प्लॉयर्स वर्कमैन. स्पेसिफाइड इशू होने चाहिए जो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. और मेन थिंग यहाँ पे जो वर्कमैन है वो प्लूरल फॉर्म मतलब वर्कमैन में होना चाहिए. एक बंदे का अगर डिस्प्यूट है तो it can't be a industrial dispute. It should be in a plural form. So that is workmen. Okay. So in that we are going to see कि जो मशीनरीज होती है जो ये जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना उसको रिजॉल्व कर सकते. तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमने जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन दी. तो ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू फोकस. तो नेक्स्ट इज़ व्हाट कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. क्या क्या होते हैं? सो एक कॉजेस होता है कि आपका इकोनॉमिकल फैक्टर जो डिमांड फॉर द हायर वेजेस, अलाउंसेस, बोनस से रिलेटेड होता है. नॉन इकोनॉमिक कैरेक्टर्स अगर कॉजेस देखते हैं तो क्या होगा कि वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशंस के कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं. मैनेजरियल प्रैक्टिसेस अगर देखते हैं तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, इनइफेक्टिव सुपरवाइजर, वायलेशन ऑफ एक्सेप्टेबल नॉर्म्स, इसके कारण भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं. ट्रेड यूनियन अगर पॉइंट कंसिडर हो जाएगा तो यूनियन में राइवलरी होती है, उनका नॉन कोऑपरेटिव अप्रोच भी क्रिएट्स दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. जो लीगल या पॉलिटिकल रेफरेंसेस होते हैं इसके इंटरफेसेस के कारण भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है. नाउ द मेजर पॉइंट इज़ व्हाट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, 2 मशीनरीज़ हैं. एक होता है प्रिवेंटिव और दूसरा होता है सेटलमेंट. प्रिवेंटिव मतलब झगड़ा ना होने के पहले, मतलब प्रिवेंटिव कॉज में हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. सेटलमेंट मतलब होने के बाद नाउ हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व इट. ओके. सो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट मशीनरी सेटलमेंट के कंसिडर की जाती है. यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. सो फर्स्ट वन इज़ काउंसिलेशन, सेकेंड इज़ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, थर्ड इज़ आर्बिट्रेशन एंड द लास्ट वन इज़ एडजुडिकेशन. काउंसिलेशन के 2 पॉइंट्स है, काउंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन. आर्बिट्रेशन के 2 है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड कंपलसरी आर्बिट्रेशन.
एडजुडिकेशन के अंडर आता है लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल. नाउ वी विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट? काउंसिलेशन. काउंसिलेशन इट मीन्स व्हाट? इट इज़ एक्चुअली काउंसिलिंग की जाती है, थर्ड पार्टी होता है. क्या होता है कि अगर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो एक तीसरा बंदा, थर्ड पार्टी, जो उसको हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल पार्टी है, वो क्या करता है, दोनों की जो साइट है दोनों पार्टीज़ की उसको पहले सुन लेता है एंड ही इज़ ट्राइंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन दिस टू पार्टीज़. इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंसिडर की जाती है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ लीगल बाइंडिंग, मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जो भी एक काउंसलर जो थर्ड पार्टी उसका ओपिनियन बताएगा आफ्टर हियरिंग द साइड्स फ्रॉम टू पार्टीज़, तो वो मैंडेटरी नहीं है पार्टीज़ को एग्री करने के लिए, राइट? इसलिए इट इज़ नॉट अ लीगल बाइंडिंग. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर काउंसिलेशन इज़ अ लीगल बाइंडिंग और नॉट. सो इट इज़ नॉट लीगल बाइंडिंग. सो काउंसिलेशन अगर करना है तो उसके अंडर हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन अपॉइंट द काउंसिलेशन ऑफिसर और टू फॉर्म द बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन. यहाँ पे मैंने फोकस किया है कि अपॉइंट अ काउंसिलेशन ऑफिसर 14 days और बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन 2 months. ये क्यों? नाउ वी विल सी. जो फर्स्ट होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिलेशन ऑफिसर, ये कौन करता है? बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन टू द ऑफिशियल गैजेट. उसको एक अपॉइंट किया जाता है काउंसिलेशन ऑफिसर को फॉर द स्पेसिफिक एरिया एंड स्पेसिफिक इंडस्ट्री. वो क्या करता है? ही इज़ इन्वेस्टिगेट करता है एंड जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है वो उसको सेंड करना पड़ता है. ही हैज़ टू सेंड द रिपोर्ट्स विद इन द 14 days. तो अपॉइंट काउंसिलेशन ऑफिसर में 14 days से में उसका रिपोर्ट उसको सबमिट करना पड़ता है. अगर काउंसिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करके भी कुछ नहीं हो रहा है तो व्हाट दे कैन डू नेक्स्ट इज़ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन. तो इसमें आता है कि दे हैव टू फॉर्म बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है एंड इसके दो ड्यूटी, मतलब इट हैज़ टू ड्यूटी टू सेंड रिपोर्ट्स विद इन 2 months. जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन है तो उसको भी होल्ड वो करेगा, जो भी प्रोसीडिंग है इन्वेस्टिगेशन करेगा और विद इन 2 months ही हैज़ टू सबमिट द रिपोर्ट्स. नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. इसमें क्या होता है? ही हैज़ टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 6 months. अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब आता है? इन केस अगर काउंसिलेशन की प्रोसीडिंग फेल हो जाती है, मतलब बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन करके फ़ायदा नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिलेशन ऑफिसर करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो फेल्योर अगर हो जाता है देन नेक्स्ट क्या आता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. तो टू सेटल द डिस्प्यूट्स द गवर्नमेंट कैन अपॉइंट द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. इसमें क्या होता है? दे नीड टू इंक्वायर इनटू द मैटर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. इसमें कोर्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 months. ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होते हैं ना, उसमें आइदर 1 or more persons इन्वॉल्व होते हैं विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. लैटर गवर्नमेंट पब्लिश द रिपोर्ट विद इन 13 days. तो हमें पता चलेगा कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ था. एक्चुअली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिजोल्यूशन नहीं देता, दे आर ओनली फाइंडिंग द फैक्ट. तो उसको फैक्ट फाइंडिंग मशीनरीज भी बोला जाता है. अनलाइक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ काउंसिलेशन वर्कर्स राइट टू वर्कर्स स्ट्राइक पे जा सकते हैं, एम्प्लॉयर्स लॉकडाउन लॉक आउट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर्स डिसमिस कर सकते हैं वर्कमैन को. सो इट ऑल रिमेन अनअफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट टू इंक्वायरी, क्योंकि ये लीगल हम इसको बोल सकते हैं कि लीगल बाइंडिंग नहीं है. यहाँ पे सिर्फ ये इंक्वायरी करते हैं, यहाँ पे वो रिजोल्यूशन नहीं देते. सो विद इन 6 months ये याद रखना है. आर्बिट्रेशन के 2 points आते हैं कि एक वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन रहता है, कंपलसरी आर्बिट्रेशन ही रहता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द आर्बिट्रेशन इज. सो आर्बिट्रेशन इज द मैकेनिज्म इन विच अ डिस्प्यूट इज रिजॉल्व बाय द इम्पार्शियल थर्ड पार्टी whose decision is a final and binding upon the parties. हमने काउंसिलेशन में देखा था कि एक थर्ड पार्टी रहती है, बट दैट थर्ड पार्टी इज व्हाट? न्यूट्रल बॉडी रहती है. बट आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आप
म्यूचुअली डिसाइड करके आपका जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर सकते हैं, और जो वो डिसीजन देगा वो आपके ऊपर बाइंडिंग रहेगा, वो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, जो काउंसिलेशन में नहीं होता था। सो वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन मतलब क्या कि यहाँ पे पार्टीज देमसेल्फ एग्रीड ऑन देयर ओन टू यूज़ द आउटसाइड पार्टी। वो खुद दो जो पार्टी डिसाइड करके एक किसी बंदे को या एक पार्टी को वो डिसाइड करते कि ये जो डिसीजन लेंगे वो हमें सही लगेगा, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, वो उनको वॉलेंटरली डिसाइड करना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और अगर ये नहीं होता तो नेक्स्ट इज़ व्हाट कंपलसरी आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है कि कंपलसरी आर्बिट्रेशन इज़ वन वेयर द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द आर्बिट्रेशन विदाउट एनी विलिंगनेस। यहाँ पे विलिंगनेस ऑफ द पार्टी कंसिडर नहीं होती। सो ये कब होता है आर्बिट्रेशन? जब काउंसिलेशन प्रोसीडिंग फेल हो जाती है, काउंसिलेशन ऑफिसर में नॉट गिविंग द प्रॉपर डिसीजन, तो आ जाता है ये आर्बिट्रेटर के ऊपर। सो वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन रेफर्स टू गेटिंग द डिस्प्यूट सेटल थ्रू द इंडिपेंडेंट पर्सन चूजन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व म्यूचुअली एंड वॉलेंटरली। जो हमने देखा अभी, आर्बिट्रेशन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोल्यूशन थ्रू दैट आर्बिट्रेटर जॉइंटली अपॉइंटेड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। ये क्या होता, उन्होंने जो डिसाइड किए हुए लोग हैं, पार्टीज है, उस वो ही डिसीजन देने वाले, तो इट इज़ मैंडेटरी उनको उनका जो भी फाइनल ओपिनियन रहेगा दे हैव टू फॉलो दैट। इससे क्या होता है, इट सेव्स द टाइम एंड मनी, क्योंकि उनको लीगल बैटल जो हम बोलते हैं ना, लीगल बैटल, उसमें जो टाइम जाता है वो नहीं जाता, इसीलिए दिस इज़ द बेस्ट मेथड वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट आता है एडजुडिकेशन। इट इज़ द मैंडेटरी सेटलमेंट। अब तक हमने देखा कि वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होती थी, वहाँ पे काउंसिलेशन होता था, बट एडजुडिकेशन मतलब आपको कोर्ट में जाके प्रॉपर वहाँ पे दोनों पार्टी का अलग अलग एडवोकेट रहेगा, वो अपनी अपनी साइड बताएगा, प्रॉपर कोर्ट में वो केस चलेगी, दैट इज़ व्हाट द एडजुडिकेशन। इसमें 3 आता है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। सो इट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन व्हेन ऑल अदर मेथड्स ऑफ द सेटलमेंट फेल्स। बाकी सब फेल होने के बाद ये लास्ट में आ जाता है एडजुडिकेशन। एंड ये वाला जो है दैट इज़ एवरीवन हैज़ टू बी फॉलो दैट, क्योंकि कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया है तो वो आपको मैंडेटरी है। तो इसमें आता है लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स। इसमें जो लेबर कोर्ट सेक्शन 7 के अंडर आता है, एक्चुअली दिस इज़ दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, और इसमें क्या होता है, जो भी शेड्यूल 2 के अंडर जो केसेस होते हैं ये लेबर कोर्ट में रिजॉल्व किए जाते हैं। इसका जो हेड रहता है तो जज होता है हाई कोर्ट का, तो मिनिमम एक्सपीरियंस उस जज का अगर उसको उस हेड बनना है तो 3 इयर्स का होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेम, इट इज़ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, एंड इसमें भी जो शेड्यूल 2 एंड 3 के जो भी केसेस हो उसको सेटल किया जाता है, एंड द हेड विल बी द जज ऑफ हाई कोर्ट हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ द नेशनल ट्रिब्यूनल। इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है इसको, एंड इट कवर्स द डिस्प्यूटेड रिलेटेड टू नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब स्टेट के बीच में जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो भी केसेस है ये नेशनल ट्रिब्यूनल में कंसिडर की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड द सेटलमेंट मशीनरीज और मैकेनिज्म. I hope you now understood the concept of Industrial Dispute Act. Thank you. Bye.